बाढ़ की तबाही से रेलवे ब्रिज को बचाने वाले भूत और चुड़ैल। अरे जरा ऊपर उन बादलों को देखो, बहुत ज्यादा काले और घने हैं। भाई मुझे तो अभी से डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें हौसला रखना होगा। टीटी ऐसा कहने के बाद माइक में ट्रेन के अंदर बैठे सभी पैसेंजर्स को कहता है, सभी लोग जरा ध्यान देंगे, मौसम विभाग की वजह से ट्रेन को थोड़ा धीमी गति से चलाया जाएगा, जिसके चलते ट्रेन थोड़ी लेट हो सकती है, इसलिए आप सभी धैर्य बनाए बैठे रहिए। बहुत तेज बारिश हो रही होती है। ट्रेन में सभी पैसेंजर की नजर खिड़कियों के बाहर बारिश को ही देख रही होती है। चारों तरफ पानी भरा होता है और इस बीच ट्रेन पानी को चीरते हुए चल रही होती है। पानी आगे और भी ज्यादा भरा हुआ है। पता नहीं ये बारिश रुक क्यों नहीं रही। दीदी, अगर बाढ़ आ गई तो फिर हमारा क्या होगा? तुम चिंता क्यों करती हो? डरने की कोई बात नहीं है। हम सभी लोग सही सलामत अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। ट्रेन चलते चलते ब्रिज के पास पहुंच जाती है। हे भगवान, बस ये ब्रिज और पार हो जाए, उसके बाद तो स्टेशन आ ही जाएगा और हम सब लोग आराम से अपने घर पहुंच जाएंगे। सभी पैसेंजर के दिल जोरों से धक धक कर रहे होते हैं, क्योंकि बारिश का पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है और इसी के दौरान ट्रेन के अंदर भी पानी भरने लगता है। ब्रिज भी पानी से भरा हुआ होता है। हे भगवान, हे प्रभु, हम सबकी रक्षा करना। तभी अचानक से बहुत तेज पानी के बहाव से ब्रिज बीचों बीच से टूट जाता है और उसी समय ड्राइवर थोड़ी तेज गति से ट्रेन को ले जाने लगता है। किसी को भी ब्रिज के टूटने का जरा भी अंदाजा नहीं होता, क्योंकि पानी की वजह से टूटा हुआ ब्रिज दिखाई ही नहीं देता। ट्रेन रफ्तार के साथ टूटे हुए ब्रिज से गुजरने वाली होती है कि तभी पानी के आगे पीछे होने की वजह से ड्राइवर को टूटा हुआ ब्रिज नजर आ जाता है। अरे ये क्या? अब हम में से कोई नहीं बचेगा। ये ब्रिज तो टूटा हुआ है। अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। टीटी के सामने ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की खिड़की से कूद जाता है, जिसके बाद ट्रेन अपने आप ही चलने लगती है। ट्रेन चलते चलते उस नदी में गिरने वाली थी कि तभी वहां पर 2 भूत और 3 चुड़ैल अपनी भूतिया शक्ति से उसे पकड़ लेते हैं। मेरे होते हुए इन लोगों को कुछ नहीं होगा। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। अरे मरने तो मैं भी नहीं दूंगी बहन। जो हमारे साथ हुआ वो इन सब लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। दम लगाकर हाइशा। और ताकत की जरूरत होगी, एक साथ ताकत लगाते हैं। तीनों चुड़ैल अपनी एक साथ ताकत लगाती हैं, तो वहीं दोनों भूत भी अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रेन को कंट्रोल कर लेते हैं और नदी में ट्रेन को गिरने से बचा लेते हैं और वो सही सलामत ट्रेन को रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देते हैं। यही नहीं, वो कूदे हुए ड्राइवर को भी पानी से बाहर निकालते हैं और उसे बचाकर रेलवे स्टेशन छोड़ देते हैं। चुड़ैल, हे भगवान, कोई बचाओ मुझे। ड्राइवर के बच्चे, तू तो हमें मरवाने के लिए ट्रेन को छोड़कर कूद पड़ा था। अरे जिससे तू बचने की कह रहा है, उन्होंने ही तुझे और हम सभी को बचाया है। ये सुनकर ड्राइवर हैरान रह जाता है। तुमने हमारी जान बचाई और सभी को सही सलामत रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कर दो, मैंने गलत समझा। कोई बात नहीं, वैसे भी हम नहीं चाहते थे कि जिस प्रकार हम लोग मारे गए हैं वैसे ही तुम लोग भी मारे जाओ। हम लोग तो उस बाढ़ से बच नहीं पाए, लेकिन जब से हम मरे हैं तब से हम लोगों की मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बस बस, अब चलो यहाँ से, हमारे चलने का समय हो गया है। कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी। चुड़ैल के कहते ही दोनों भूत और तीनों चुड़ैल वहां से गायब हो जाते हैं। उनका राज किसी को भी नहीं पता होता। इसी प्रकार वो जब भी रेलवे ब्रिज से ट्रेन जा रही होती है तो वो मुसीबत के समय लोगों को बचाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। ऐसे ही फिर से वो सभी एक ट्रेन को रेलवे ब्रिज पर आई बाढ़ से बचाकर स्टेशन तक पहुंचा देते हैं। इसमें एक छोटी बच्ची निकलती है और भूत और चुड़ैल से पूछती है, भूत अंकल, मुझे आपके बारे में जानना है। आप क्यों वहाँ रेलवे ब्रिज से लोगों को बचाते हो और सबकी मदद करते हो?
प्रिया के पूछने पर जो भी लोग बाढ़ से बचकर आए होते हैं वो भी भूत और चुड़ैलों से पूछते हैं। कौन हो तुम लोग? हमें भी जानना है। आखिर क्यों तुम सबकी रक्षा करते हो एक ढाल की तरह? अगर आपको हमारे बारे में जानना है तो सुनो। ये उस समय की बात है जब इस गांव में पहली बार बाढ़ आई थी। हम सभी ट्रेन में थे। मेरी माँ बड़ी ही बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ यार, मेरी माँ भी मेरा बहुत इंतजार कर रही होगी। ऊपर से मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे कई साल में उनसे मिलने जा रहा हूँ। शहर में तो चारों तरफ पानी भरा हुआ है। हाँ भाई, सब जानता हूँ। इसीलिए तो अपने परिवार को खुश करने के लिए कई सारे तोहफे लेकर जा रहा हूँ। पानी से बच भी जाऊंगा और परिवार खुश भी हो जाएगा। एक तरफ उमेश और महेश दोनों अपने परिवार को याद करके खुश हो रहे थे, तो दूसरी तरफ शिल्पा, पूर्वी और मेघा तीनों पहली बार गांव जाने की खुशी में बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। गांव कितना सुंदर होता है। आखिरकार मैं गांव देख ही लूंगी। गांव में घूमने का तो मजा ही अलग होता है। और देखो, हमारा सफर कितना अच्छा जा रहा है। साथ में बारिश भी हो रही है। कितना मजा आ रहा है। जहां कुछ लोग गांव में आने से खुश थे, तो कुछ लोग शहर से लोग इसलिए गांव जा रहे थे क्योंकि शहर में बारिश की वजह से पानी भर चुका था। अरे शहर में तो चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कम से कम गांव में आराम से तो रहेंगे। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से शहर का पानी गांव की तरफ बढ़ता चला आता है, जिसकी वजह से गांव की बांध भी टूट जाती है और गांव में बाढ़ आना शुरू हो जाती है। चारों तरफ बाढ़ का कहर होता है और गांव के लोग पानी में डूब रहे होते हैं। देखते ही देखते बाढ़ गांव के रेलवे ब्रिज तक पहुंच जाती है, जिसके चलते रेलवे ब्रिज टूट जाता है। उसी दौरान वहां से ट्रेन गुजरती है और ट्रेन सीधा ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाती है। सभी लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं, जिनमें से कुछ लोग अपनी जान बचाने की कोशिश तो बहुत करते, लेकिन कोई नहीं बच पाता। इतनी दर्दनाक मौत मैंने कभी किसी की नहीं देखी, लेकिन मरने के बाद काफी लोगों को मुक्ति मिल गई थी, लेकिन हम पांचों को मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हमने उस रेलवे ब्रिज से लोगों की जान बचाने का सोचा। आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की, हम सभी आपके आभारी हैं। सभी इंसान भूत और चुड़ैल के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जिनमें से ममता कहती है, सरकार ने पानी को रोकने के लिए, बांध बनाने के लिए और पुल को मजबूत बनाने के लिए फैसले लिए हैं। कुछ ही समय में काम शुरू हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तुम लोग ऐसे कब तक भटकते रहोगे? हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करें और तुम्हें मुक्ति दिलाएं। ममता की बात से सभी लोग सहमत होते हैं, जिसके बाद रेलवे स्टेशन के सभी लोग मिलकर एक पंडित को बुलाकर उन सभी की मृत्यु की शांति का हवन कराते हैं, जिसके बाद उन पांचों को मुक्ति मिल जाती है और वो वहां से हमेशा के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार गरीबों की बहुत मदद करती है और बांध की मदद से पानी को रोकती है ताकि गांव में बाढ़ ना आ सके। वहीं ब्रिज भी मजबूत बन जाता है, जिससे ट्रेन को ब्रिज से गुजरने में कोई दिक्कत नहीं होती। गंगा, नयन, मेरी बच्चियों, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम दोनों को ही अब एक दूसरे का ख्याल रखना है। मुझसे वादा करो, तुम दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगी। माँ, हम तुमसे वादा करते हैं, हम कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। बेटा, अपना ख्याल रखना। भगवती इतना कहकर अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेती है। अपनी माँ के जाने के बाद गंगा और नयन को ही एक दूसरे का ख्याल रखना था। गंगा बड़ी बहन होने के नाते अपनी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल रखती थी। गंगा नयन को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ाई छोड़ देती है और लोगों के घरों में काम करती है, और जो पैसे मिलते हैं उससे अपने घर और नयन की पढ़ाई का खर्चा उठाती है। गंगा और नयन के पैदा होने के कुछ समय बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और अब माँ की भी, जिससे गांव वाले दोनों बहनों को मनहूस समझते थे। ए मनहूस लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे कुएं से पानी भरने की? चल जा यहाँ से। हमारे कुएं को छूकर उसे भी अपनी तरह मनहूस कर दोगी? पहले तो अपने पिता को खा गई और अब अपनी माँ को। ना जाने ये दोनों मनहूस बहनें किसे खाएंगी। अपने साथ ऐसा बर्ताव होता देख दोनों बहनें घर जाकर अपनी माँ की तस्वीर के सामने रोने लगती हैं। माँ, तुम हमें क्यों छोड़कर चली गई? हमने ऐसा क्या किया था जो तुम हमें इस मतलबी दुनिया में इन शैतानों के हवाले छोड़कर चली गई? ये हमें नहीं जीने देंगे माँ, हमें भी अपने पास बुला लो ना।
दोनों बहनें गले मिलकर खूब रोती हैं। गंगा बड़ी मुश्किलों और मेहनत से अपनी नयन को पढ़ाती है और पढ़ा लिखा कर बड़ा करती है। गंगा हमेशा कोशिश करती है कि उसकी छोटी बहन को कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, इसलिए गंगा दिन रात मेहनत करती है और अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती है। गंगा दिखने में बहुत ही ज्यादा काली होती है, लेकिन वही नयन दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। काले और गोरे होने की वजह से भी दोनों बहनों में किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं था। नयन, ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, अब जल्दी से खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। नहीं दीदी, मेरा कल एग्जाम है और मुझे पढ़ाई करनी है, आप खाना खा लीजिए। तुमने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। दीदी, आप हमेशा क्यों जिद करती हो, मुझे पढ़ाई करनी है ना। चलो कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई कर लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। उसके बाद गंगा अपने हाथों से अपनी बहन को खाना खिलाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। जब भी गांव में किसी भी लड़की की शादी होती तो नयन का भी मन शादी करने को करता। दीदी, ये देखो ना, लड़की कितनी सुंदर लग रही है शादी के जोड़े में, और उसका चूड़ा कितना सुंदर लग रहा है, और उसके हाथों की मेहंदी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। काश मेरी भी शादी हो पाती और मैं भी अपने हाथों में ऐसी मेहंदी लगाती और इतना ही सुंदर लहंगा पहनती। वैसे नयन, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। अब तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं कल से ही तुम्हारे लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती हूँ। गंगा की बात सुनकर नयन बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद अगले ही दिन गंगा नयन के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है। नयन के रंग रूप को देखकर लोगों को वो बहुत पसंद आती है, लेकिन जब भी कोई नयन को देखने उसके घर आता तो गंगा के पड़ोसी और गाँव वाले दोनों बहनों के बारे में भला बुरा कहकर उन्हें शादी करने के लिए मना कर देती। ये सब देखकर गंगा और नयन को बहुत बुरा लगता और वो दोनों बहनें रोने लगती हैं। लेकिन उनकी ऐसी हालत देखकर गांव वालों या उनके पड़ोसियों को उन दोनों बहनों पर जरा भी तरस नहीं आता है। हमने ऐसे क्या पाप किए थे जो तूने पहले हमसे हमारे माता पिता को छीना, हमें इतनी दुख भरी जिंदगी दी और अब मेरी बहन की शादी भी नहीं होने दे रहा है। अगर हमारे साथ ऐसे ही करना था तो हमें हमारे माता पिता के साथ ही क्यों नहीं बुला लिया, क्यों हमें ये जिंदगी दी। गंगा इतना कही रही होती कि तभी दूर खड़ी हवा में एक उड़ते हुए एक चुड़ैल गंगा को रोता हुआ देखती है और वहां से अचानक से गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद गंगा की बहन के लिए एक और रिश्ता आता है। गंगा बेटा, हमें नयन बहुत पसंद है और हमें ये रिश्ता मंजूर है। बस हम जल्द से जल्द शादी करना चाहेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। मेरे 2 बेटे हैं, गगन और मोहित, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बहनों की शादी में एक ही साथ अपने बेटों से करवाऊं। क्या तुम मेरे बड़े बेटे गगन से शादी करना चाहोगी? ममता की ये बात सुनकर गंगा शादी के लिए हाँ कर देती है। गंगा अपनी बहन नयन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहती थी, उसके लिए इससे अच्छा और कोई मौका नहीं था, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है। कि तभी गंगा की पड़ोसन कमला और विमला आकर दोनों बहनों की बुराई ममता के सामने करने लगती है। कि तभी वहां अचानक एक देवकी नाम की बूढ़ी औरत आती है और कहती है, तुम दोनों को शर्म नहीं आती 2 अनाथ लड़कियों के बारे में इतना भला बुरा कहते हुए? बल्कि तुम लोगों को तो इनका साथ देना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन तुम दोनों तो उल्टा इनकी खुशियों में आग लगा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती इन दोनों बच्चों के साथ ऐसा करते हुए? अगर इनके माता पिता की मौत हो गई है तो इसमें इन दोनों बच्चों की क्या गलती है? ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माता पिता की मौत के जिम्मेदार ये दोनों बहनें कैसे हो सकती हैं? अपनी बेइज्जती होता देख कमला और विमला वहां से मुंह बनाकर चली जाती हैं। अम्मा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं, और आपने हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों बोला? बेटा, मेरा नाम देवकी है और मैं पास वाले गांव से आई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं इधर से उधर भटकती रहती हूँ। जब मैंने इन दोनों को तुम्हारे बारे में ये सब कहते हुए सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। अब मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सब कहा। हमारी माँ की मौत बचपन में ही हो गई थी, जिस वजह से हम हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसते रहे हैं। हमें हमारी शादी में हमारी माँ की कमी बहुत महसूस होगी। अगर आप बुरा ना माने तो आप हमारी शादी में हमारे साथ रह सकती हैं। हमें इससे काफी अच्छा लगेगा और माँ की कमी भी महसूस नहीं होगी। गंगा की बात सुन देवकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद देवकी गंगा और नयन के साथ ही रहती है। देवकी गंगा और नयन की शादी की खूब अच्छे तरीके से तैयारी करती है। उनकी हर रस्म को बहुत अच्छी तरह कैसे बनाती है, चाहे वो संगीत हो, हल्दी हो या मेहंदी। दीदी, हमें तो कोई भी मेहंदी लगाने वाला है ही नहीं, बिना मेहंदी की तो हमारी शादी अधूरी सी रहेगी। बेटा, मुझे मेहंदी लगानी आती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी और गंगा के हाथों में मेहंदी लगा सकती हूँ। देवकी नयन और गंगा के हाथों में शादी की मेहंदी लगाती है, जिसके बाद शादी का दिन आता है और शादी के दिन
दोनों बहनें शादी के जोड़े में तैयार होकर अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाकर रोते हुए कहती हैं, काश तुम जिंदा होती तो हमें आज जरूर दुल्हन बनता हुआ देखती। माँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है, काश तुम जिंदा होती। इतना कहकर दोनों बहनें रोने लगती हैं कि तभी वहां देवकी आ जाती है। देखते ही देखते देवकी एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और एक चुड़ैल के रूप से उनकी माँ भगवती का रूप ले लेती, जिसे देखकर गंगा और नयन बहुत हैरान हो जाती हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ भगवती हूँ, मुझसे तुम्हारा ये हाल नहीं देखा जा रहा है, इसलिए मैं देवकी का रूप लेकर तुम्हारे पास आई। माँ तुम आ गई। तुम्हें पता है ये लोग हमारे साथ कैसा बर्ताव करते थे, हमें तुम्हारी बहुत याद आती थी, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अब तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी विदाई होने तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। भगवती अपनी दोनों बेटियों को गले लगाती है और दोबारा देवकी का रूप लेकर उन दोनों की शादी करवाती है और उन दोनों को आशीर्वाद देती है। गंगा और नयन की विदाई के बाद भगवती को मुक्ति मिल जाती है और वो दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।